चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर भी स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का जो हिंदी है उसके सेकंड चैप्टर दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के सेकंड चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। सबसे पहले बात जान लीजिए कि अगर कोई भी हम पाठ के अगर शीर्षक के ऊपर में पढ़ते हैं तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये कहानी है या फिर निबंध है। तो बात कर ले, उसने कहा था, ये एक क्या है सर? तो कहानी है। देखिए कौन कहानी है और कौन आपका निबंध है, इसके लिए शुरू में स्टार्टिंग में हम आपको ट्रिक दे दिए, ठीक है। उसके माध्यम से आप सब जान जाएंगे कि कौन सा कहानी है और कौन सा निबंध है। ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। इसके अलावा जब हम आपको पढ़ाते हैं उस समय बता देते हैं कि जब लेखक कोई एक टॉपिक के ऊपर में पूरा मनोभाव उछल करके रख दिए हैं, जिसमें कई कैरेक्टर नहीं आते हैं, कई पात्र नहीं आते हैं कि एक फलाना है, एक चिलाना है, ऐसे कैरेक्टर नहीं आते हैं, तब उसको हम निबंध ही कहते हैं। लेकिन जिसमें कई कैरेक्टर को शामिल कर दिया जाएगा उसमें कहानी है। जैसे उसने कहा था, ये आपको रटना ही नहीं है कि ये कहानी है। उसने कहा था में आप क्या पढ़ेंगे? तो ये एक दिव्य प्रेम के ऊपर में आधारित, जिसमें युद्ध का भी उल्लेख किया गया है। और असल में प्रेम क्या चीज होता है वो इस कहानी में ये पूरा का पूरा प्रेम का जो छठा भाव एकदम है वो एकदम निखर रहा है। तो इसमें कई पात्र आएंगे, कैरेक्टर आएंगे। जैसे इस कहानी के प्रमुख अगर पात्र की बात कर लेंगे, प्रमुख कैरेक्टर की बात कर लेंगे तो लहनासिन है। इसके अलावे में बोधासिन आएंगे, हजारा सिंह। तो ये एक क्या है? तो ये सब एक पात्र है। समझ रहे बात ना? एक कैरेक्टर लेखक डाल रहे हैं कि एक हजारा है, एक सूबेदार है, एक उनकी पत्नी सूबेदारिनी है, उनसे ये मुलाकात किए थे बचपन में, और वही सूबेदारनी इनको बुला कर करके और अपने पति और अपने बेटे की रक्षा के लिए कहती है। तो ये सब क्या है भाई? एक कैरेक्टर है। तो जब भी किसी भी आप पढ़ते हैं कहानी टाइप के, तो आपको अगर छांटना हो कि निबंध क्या है और कहानी क्या है, तो देखिए कि अगर कई कैरेक्टर को घुसा रखा है लेखक तो समझ जाइए कि कहानी, तो रटना इसमें क्या है। तो चलिए आज के क्लास हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले एक लाइन में आपको हमको बता दें हम आपको, ताकि आप यहां रुक पाए कि जितने इस चैप्टर के ऊपर में आज लेखक परिचय के ऊपर में हम आपको बात कराने वाले हैं, तो लेखक परिचय में जो हम पढ़ेंगे आज, तो पूरे YouTube पे आपको जो लेखक परिचय ये सेकेंड चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के कोई कराए होंगे, और आज अपना कीमती समय आप हमें दे रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम रिवीजन के तौर पर ही दिए। अगर आप पढ़े भी हैं किसी YouTube पे टीचर से, तो मान लीजिए कि हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, भुतलाई हुई चीज जो है एक बार फिर से कनेक्ट करें। लेकिन हम एक बार दावा करेंगे आपसे कि पूरे YouTube पे जो है वो आज की इस क्लास में भी है, और जो आज की इस क्लास में है वो पूरे YouTube पर नहीं है, ठीक है। तो ये बात मानते हुए अब भाई हम कितने % बात सत्य बोल रहे हैं, ये तो आप पूरा वीडियो देखिए तबे पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि डिजिटल बोर्ड में चीजों को लगा देते हैं, अब बस लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करते हैं। हमें नहीं लगता है कि कोई किसी का लेखक परिचय पढ़ ले और उनको याद रहे कि 1920 में ये मदन मोहन मालवीय। कई लोग को तो पता ही नहीं है कि मदन मोहन मालवीय ये है क्या, तो बच्चा को भी नहीं पता चलता, लाइन बाय लाइन डिजिटल बोर्ड में लगा करके और रटा देते हैं, ठीक है। उनको ये भी पता नहीं कि अजमेर कहाँ है, तो भाई मेयो कॉलेज अजमेर में ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष से ये करा दे। तो सभी चीजों को हम आपको लिंक कराएंगे। तो चलिए ज्यादा बढ़ी चढ़ी बात बोलने से अच्छा है कि अपने कर्मों कर्म पर ही जो है वो ध्यान दिया जाए। तो आइए आज सेकंड चैप्टर को हम लोग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सबको मालूम है कि लेखक परिचय के बारे में हमें जानना जरूरी है, ताकि कहानी को पढ़ने का उसका जो अंदाज है, उसके समय काल, चूंकि जिस समय में लेखक रहेंगे भाई उसी समय के समाज उमाज को देखते हुए किसी चीज को लिखेंगे। तो जब हम लेखक के बारे में जाने रहेंगे, लेखक का जीवन कैसे कैसे बीत रहा है, इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, तो फिर कहानी को पढ़ने में आनंद थोड़ा बढ़ जाएगा। तो चलिए लेखक परिचय हम लोग देखते हैं, और लेखक परिचय से काफी क्वेश्चन भी आते हैं। इतने लेखक परिचय कराने के बाद आज ही के वीडियो क्लास में लास्ट में हम आपसे पूछेंगे भी, और अगर पूरा देखिएगा तो आप
मैंने उम्मीद करते हैं कि कंप्लीट रूप से ये सब मिटा भी देंगे तो आप आराम से सुना देंगे सर इसका आंसर तो यही होगा। तो चलिए बहुत जल्द ही शॉर्टली हम आपको खत्म कर देंगे। सबसे पहले बात कर ले, उसने कहा था जो है, ये इनके लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब ये लेखक परिचय में बात कर ले, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म हो रहा है 7 जुलाई 1883 ईस्वी। और ये अगर थोड़ा सा टाइमिंग बता दे, इनके जो भी लिखी हुई बात जो साहित्यिक विवरण आएंगे, जैसे 3 कहानियां इन्होंने लिखे हैं। एक कहानियां 1911 में लिख रहे हैं, दूसरी कहानियां 1914 में लिख रहे हैं, और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध की स्टार्टिंग हो रही है 1914 उसी में। और एक कहानियां जो इनकी अंतिम कहानियां है, वही कहानियां से ये पूरा हिट है, और उसी कहानियां से इनकी प्रसिद्धि सर बढ़ गई, और हम लोग उसी कहानी को पढ़ने वाले हैं। उसने कहा था, ये लिखे कब है तो 1915 ईस्वी में। ये ध्यान सुनेंगे, जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है एकदम स्टार्ट हो गया था, तो युद्ध की भी बातें इस कहानी में आपको देखने सुनने के लिए मिलेगा। युद्ध की कहानी देखने के पूरा पात्र ही आप लगभग जो है वो फ्लैशबैक में कहानी चलेगी, तो उसमें पूरा का पूरा युद्ध से भी चीजों को लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे बात को हमारी। हम लेखक परिचय की बात कर ले, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हो रहा है 7 जुलाई 1883, यानी ये वो डेट है भारत में, आप याद करिए कि इस समय में याद रखेंगे जो पहली 1857 की जो क्रांति है सर, वो अभी खत्म हुई है। अंग्रेज धीरे धीरे 1857 की क्रांति को बड़ा मुश्किल से जो है वो दबाया है। क्योंकि आप सबको मालूम होगा, आप 10th 9th 10th 8 क्लास की हिस्ट्री पढ़े थे, तो ये मालूम होगा कि 1857 के घर ही एकदम देश आजाद हो जाता। लेकिन बड़ा चालाक था अंग्रेज, विद्रोह का पूरा एकदम खाका तैयार किया कि विद्रोह कहां से शुरू हुआ, कैसे इसमें अफवाह धर लिया, और धीरे धीरे उसके जड़ तक जा करके हम भारतीयों को बहुत बढ़िया से समझ करके और विद्रोह को दबा दिया। लेकिन फिर भी जगह जगह विद्रोह शुरू हो रहा था, और उसको लेकर के आप 10th क्लास के हिस्ट्री में पढ़े थे कि 1885 ईस्वी में अंग्रेज ने सोचा कि इनको लिए एक पार्टी बना देंगे ताकि इनकी एक आवाज उठ करके आएगा। भाई ये लोग डायरेक्ट हम लोग के ऊपर में एकदम पूरा हावी हो जाता है। तो वो याद रखेंगे A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई है। और उनसे 2 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं कि इन लेखक का जन्म हो गया है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। ये हम इसलिए बातें बता रहे हैं कि कभी भी अगर मेन डेट आप भुतलाते हैं तो उस समय के सामाजिक चीजों को बताएं तो शायद उससे आप धर लीजिएगा। तो याद रखेंगे 1885 आप सब लोग पढ़ के आए हैं 10वां में कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। उनसे 2 साल पहले 1883 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। और जन्म कहां हो रहा है तो जयपुर में। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका जन्म जयपुर में जो है वो कैसे हुआ था, चूंकि इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का नाम है पंडित शिवराम शास्त्री, और ये शिवराम शास्त्री जो है वो हिमाचल प्रदेश के। बढ़िया से सुनेंगे, मैप पे भी ध्यान रखेंगे बात को तो मजा आएगा। ये ऊपर वाला भाग अब तो ये 2 वर्ग में बट गया है, इधर लद्दाख हो गया, इधर जम्मू और कश्मीर, और इसके जस्ट नीचे अगर बात कर लेंगे तो ये याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश का एरिया है। और इधर देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से इधर साइड में पंजाब हो जाता है। ये बेल्ट देख रहे हैं जो राजस्थान है, इधर हरियाणा है। एकदम आराम से भाव से समझने का प्रयास करेंगे। हरियाणा थोड़ा सा ऐसे भी लगता है, ये आप मोटा मोटी देख लेंगे तो ये रहा सर हरियाणा। अब बढ़िया से समझेंगे, ये हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर ले तो इधर साइड में एक जगह है, इसको कहते हैं हिमाचल प्रदेश का एक जिला, इसको कहते हैं सर कांगड़ा जिला। याद रखिएगा कौन सा जिला, कांगड़ा। 1 मिनट देख ले, वीडियो चल तो रहा है या फिर रुक गया है, चलिए ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यहां पे देखिए ये है कांगड़ा जिला, जो कि इनका वही जिला आएगा, कांगड़ा जिला के गुलेर गांव। और यहां याद रखेंगे तो ये राजस्थान के इधर वाला भाग याद रखेंगे, इधर एक जगह है, इसको कहते हैं जयपुर। और जयपुर के बगल में ही एक और भी जिला है, इसको कहते हैं अजमेर। ये 3 जगह का नाम आपका लेखक परिचय में कम से कम आएगा, तो इसको मैप पे ध्यान रखेंगे तो और बेटर है। ये हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला जिसको कहते हैं सर कांगड़ा, ये राजस्थान का एक जिला जिसको कहते हैं जयपुर, और जयपुर के ही बगल में दक्षिण साइड में है, इसको कहते हैं अजमेर। अब ध्यान से सुनेंगे, इनके जो पिता है इनका नाम है पंडित शिवराम शास्त्री। ये ध्यान सुनेंगे, ब्राह्मण परिवार से संबंधित
संबंधित है। और वो कहाँ के थे, तो ये भाई कांगड़ा जिला के एक गांव है जिस गांव का नाम है गुलेर गांव। तो ये गुलेर गांव के थे, इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं मूल निवास में कांगड़ा जिला गुलेर गांव। बाकी हम आपको नोट्स जब देंगे तो पूरा सेंटेंस में दे देंगे कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर गांव के से आते थे, ये सारा कुछ हम दे देंगे। अब यहाँ ध्यान सुनेंगे, जन्म हो रहा है इनका कहाँ, तो पुरानी बस्ती जयपुर में, जयपुर में जन्म हो रहा है। लेकिन इनके पिताजी का जो असली घर है वो कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के गुलेर से। तो इसलिए यहाँ पे है मूल निवास कहाँ है इनका, तो कांगड़ा जिला कहाँ आता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये याद रखेंगे गांव का नाम है क्या, तो गुलेर गांव। लेकिन हुआ क्या कि इनके पिताजी भाई उस समय में नामी ज्योतिष थे, तो नामी ज्योतिष थे, इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा थी। तो जो जयपुर में उस समय जयपुर के जो बहुत बड़े राजा थे वो उनको निमंत्रण भेजे, आमंत्रित किए उनकी प्रसिद्धि को सुनकर करके। और यहां से जयपुर के आमंत्रण पर इनके पिता जो है वो कांगड़ा जिला के गुलेर गांव से वो जयपुर में आए। और जब जयपुर में आए तो भाई एक बहुत बड़े ब्राह्मण थे, इनकी काफी, इनके पिताजी का नाम था उस समय में, तो इनको राज दरबार में ही, याद रखेंगे, इनके पिताजी को ज्योतिर्विद के पद पे रखा गया। यानी जयपुर में ज्योतिर्विद के पद पे जो थे, ये ध्यान से सुनेंगे, यानी ज्योतिष विद्वान जो है उनके पद पे दरबार में इनकी नियुक्ति हो गई। और दरबार में जब नियुक्ति हो गई तो दरबार में आप जैसा कि जानते हैं, थोड़ा सा आपको ऐतिहासिक चीजों को बारे में दिखाते चले, समझाते चले, ताकि आप एकदम रिलेट कर पाओ कि अच्छा इस तरह की कंडीशन है। देखिए राजा क्या होता था कि राजा के यहाँ जितने भी बड़े बड़े पद होते थे, जैसे बड़े बड़े सेनापतियों का पद हो गया, महामंत्री होते थे उनका पद हो गया, ज्योतिष लोग हो गए वो भी है, या फिर राज दरबार में कोई नृत्य गान वादन करने वाले कोई बहुत बड़े संगीतज्ञ व्यक्ति है, इन सबके लिए दरबार में एक बढ़िया सा महल होता था। समझिए वो राजा के फैमिली के तरह ही रहते थे, उनकी बहुत ही दरबार में जो है भाई मान सम्मान होता था। तो इनके पिता भी ज्योतिर्विद थे, तो इनको भी राज दरबार में ही एक जगह मिल गया, कमरा उमरा रहने सहने के लिए, कि आप पूरा परिवार के साथ यहां रहिए। ये दरबार में सम्मानजनक व्यक्ति थे तो इनको हो गया। और यही जब जयपुर में इनके पिताजी शिवराम शास्त्री जब रहने लगे राज दरबार, जयपुर के राज दरबार में, तो वहीं पे याद रखेंगे 1885 से 2 साल पहले, यानी पहली बार जो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई से 2 साल पहले 1883 ईस्वी में इनका जन्म हो रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया कि जन्म कहां होगा सर, तो जयपुर में। वही लिखे कि इनका जो जन्म है वो पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ, और जयपुर आप सब जानते हैं कि राजस्थान में पड़ता है। चलिए आगे की कहानी देखें। इनके जो माता है इनका नाम है लक्ष्मी देवी, पिता जैसा कि आप जानेंगे शिवराम शास्त्री, और ये जयपुर दरबार में ज्योतिर्विद पद पे थे, ठीक है। इनके माता जो है वो लक्ष्मी देवी है। चूंकि इनके पिताजी के बारे में कहे तो इनका पिताजी जो है वो 3 शादियां किए थे, तो 3 शादियां किए थे, उसमें से तीसरी पत्नी की अगर बात कर ले तो वो तीसरी यानी अंतिम पत्नी है, इनका नाम है लक्ष्मी देवी। ये ध्यान से सुनेंगे, पिताजी शिव, माताजी लक्ष्मी, ये ध्यान सुनेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे तो कंफ्यूजन हो जाए। वहां बालकृष्ण भट्ट के बारे में पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि बेनिया डोलावा पार्वती यानी बेनी प्रसाद भट्ट उनके पिताजी हो गए, और बेनिया डोलावा पार्वती यानी पार्वती जो देवी है वो उनकी माता का नाम। तो लेखक के माता पिता का नाम, उनका जन्म, उनका निधन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो सभी चीज हम चाहेंगे कि आपका याद होते चले। तो ये ध्यान सुनेंगे ताकि बहुत ज्यादा आपको रटने में थोड़ा सा जो आसानी है वो हो जाए। तो ये पिताजी हो गए इनके शिवराम शास्त्री, पंडित शिवराम शास्त्री, माता जी हो गए लक्ष्मी देवी। याद रखेंगे शिवराम शास्त्री यानी इनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री गुलेर के तीसरी पत्नी है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि गुलेर जी यानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी के केमी पत्नी है भाई, तो तीसरी पत्नी, आप जैसे भी कहो अलग अलग भाव, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि ध्यान से सुनेंगे, ब्राह्मण परिवार में होता क्या थे कि अगर ब्राह्मण परिवार में पिताजी ही इनके खास करके ज्योतिष के विद्वान थे, बड़े बड़े भाई इनके प्रसिद्धि चलते थे, तो अपने वेद पुराण के हिसाब से ही अपने बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देने का काम होता है वो घर पर ही होता है। तो इनकी प्रारंभिक टाइम में अगर बात कर ले तो इनका शिक्षा दीक्षा जो हुआ वो संस्कृत में हुआ और घर पर ही हुआ, उसके लिए बाहर नहीं। जो भी होते या तो गार्जियन जैसे
पिताजी हैं तो वही उनको शिक्षा दीक्षा दिए, और नहीं तो इनके दरबार में इनके पिताजी का भाई स्थान मिला हुआ था तो इनके घर पर ही लोग पढ़ाने वाले आ जाते थे। जैसे शहर में देखते हैं कि होम ट्यूशन के लिए आ जाते थे, या फिर राजा महाराजा के पुत्रों को उन्हीं के दरबार में आकर के उनको दिया जाता था भाई पढ़ाने लिखाने के लिए ट्रेनिंग। समझ बात ना मनी, जिस समय शास्त्र का जमाना था तो शास्त्र वेद पुराण पढ़ाया जाता था। कोई लोग को लड़ना है तो भाई उन लोग के अलग नीति शास्त्र वगैरह का पाठ करवाया जाएगा, तलवारबाजी, ये सब भी तो पहले प्राचीन काल में शिक्षा के ही संबंध में आते हैं। लेकिन जब समय, अभी हम किस समय की बात कर रहे हैं, अभी उस समय की बात कर रहे हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ आ चुके हैं। अंग्रेजों का पूरे लगभग भारत के साम्राज्यों पे नियंत्रण हो चुका है। कुछ ऐसे भाग है जो देसी रियासत है, वहां के हमारे यहाँ के छोटे छोटे राजा हैं, लेकिन वो राजा भी हैं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो अंग्रेज से मिले। बिना अंग्रेज के मिल कर करके, अंग्रेज से आंख लड़ा कर करके और राज नहीं हो सकती है। अभी वो दौड़ चल रहा है। चलिए ध्यान से सुनेंगे, इसी में कहानी को आगे हम लोग बढ़ाए। इनके पिता माता की बातें कर दी तो प्रारंभिक जो इनकी शिक्षा हो गई वो संस्कृत में हुआ और घर पर ही हुआ। कहते हैं 1899 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात कर लें तो यहां इन्होंने एंट्रेंस भी किए, और साथ ही साथ याद रखेंगे इसी वर्ष 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ये मैट्रिक की। तो 1899 में आपको दो बातें याद रखेंगे कि एक तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंट्रेंस और कोलकाता विश्वविद्यालय से ये क्या किए तो मैट्रिक के। अब एक साल बीच कर करके, चूंकि आपको याद ना रहे थोड़ा सा हम इस पे जोड़ देंगे तो जल्दी याद होगा, 1901 आ गया, एक साल गैप कर करके, तो 1899 के बाद हो जाएगा आपका 1900, और 1900 के बाद एक साल के बाद होगा 1901। तो 1901 में ये कोलकाता विश्वविद्यालय से ही, यानी जहां से मैट्रिक किए हैं वहीं से आपका याद रखेंगे ये इंटरमीडिएट किए। तो रटवाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप भी इस पे जोर देके मन में लोड करो कि भाई 1899 में ये कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए, और वही एक साल के बाद, तो डेट मत रखो, एक साल के बाद क्या होगा, एक रटो कि 99, 1899, तो एक साल के बाद, यानी एक साल होगी आपका 1900 और एक साल के बाद तो 1901। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो फिर लिंक करेंगे कि वेलेस्ली साहब आ रहे हैं इस टाइम पे, तो ज्यादा चीज हो जाएगी। अभी सब एक ही चीज में लिंक करेंगे तो दिक्कत होगा। तो ये 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इंटरमीडिएट किए, फिर एक साल गैप कर दीजिए तो फिर हो जाएगा 1902 के बाद 1903। तो 1903 में ये बीए किए हैं, और बीए कहां से किए हैं तो ये किए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। ध्यान से सुनेंगे, तीनों बात हम आपको याद करा दें, यहां पे मत देखिए, हमारे साथ देखेंगे। 1899 में ये क्या किए हैं सर, तो ये मैट्रिक किए थे। कहां से किए तो विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय थे, कोलकाता के। एक साल के बाद 1901 में ये किस विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट किए थे तो कोलकाता विश्वविद्यालय से ही इंटरमीडिएट किए थे। उसके बाद याद रखेंगे एक साल और आप गैप कर लो तो 1901 से हो गया 1903। तो 1903 में याद रखेंगे फिर उत्तर प्रदेश के जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वहां से ये क्या किए, बीए। तो इतने आपके पाठ्यक्रम तक है, अगर इतने याद हो ही गया होगा आपको, लाइक भी करते चलेंगे ताकि हम और मजे में आपको पढ़ाते रहे। अब इसके बाद ध्यान सुनेंगे, आपके पाठ्यक्रम में एमए की बातें नहीं है, लेकिन आपको बता दें जानकारी के लिए कि एमए इन्होंने किए हैं और कहां से किए हैं तो ये कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता से ही किए हैं। तो डेट नहीं है लेकिन अभी याद रखेंगे, यानी अगर कोई आपसे पूछ भी ले कि आपके पाठ्यक्रम में है बीए तक, लेकिन अगर कोई ऐसे पूछ ले कि भाई ये गुलेरी जी जो है वो कहां तक इनके शिक्षा दीक्षा हुआ था, तो बीए मत कहिएगा, एमए भी किए हैं, ठीक है। और एमए किस विश्वविद्यालय से किए थे तो कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता से, याद रहेगा आपको। और मृत्यु इनका कब हो रहा है तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी, याद रखना है। ये वो दौर है जिस समय आप 10वां में पढ़े थे कि भाई ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आ गए हैं, सत्याग्रह भी कर लिए हैं 1917 वाला, चंपारण वाला बिहार के। इसके अलावा हमारे यहाँ रॉलेट एक्ट वगैरह ये सब हो गया, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन चलाए हैं। लेकिन ये वो डेट है 1922 कि जिस समय चौड़ा चौड़ी, अगर आपको चौड़ा चौड़ी 1922 की घटना अगर याद है 10वां वाला, तो यही ध्यान रखेंगे उसी समय जो है इनकी मृत्यु हो रहा है। क्योंकि इसमें जब कहानी पढ़ेंगे तो और चीज लिंक हो जाएगा। कहानी में युद्ध का वर्णन है, प्रथम
प्रथम विश्व युद्ध के जिक्र चलेगा इसमें, तो खास करके ये चीजें ऑटोमेटिक सेट होगा कि इनकी मृत्यु कब हो रही है। तो विश्व युद्ध, फिर महात्मा गांधी की बातें, चौड़ा चौड़ी की बातें, तो मृत्यु का डेट पे जोड़ ही नहीं देना 1922। देखिए हमको अभी आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, हम पहले कोई हिंदी के टीचर विचर नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको इजीली आपको जो है कि मटेरियल दे दे और समझा करके। देखिए 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई, सब लोग जानता है, ये आगे भी आपको पढ़ना होगा, इसीलिए याद ही रखिए तो बढ़िया है। और उसके बाद 2 साल पहले इनका जन्म हो रहा है, यानी 1883 ईस्वी, ठीक है। चौड़ा चौड़ी कब कांड होता है, ये फरवरी 1922, आप जानते होंगे, यानी 1922 ईस्वी। तो 1922 ईस्वी में इनका मृत्यु होता है। इनका जो समय काल रहा है वो खास कर करके अंतिम जो उसने कहा था कहानी लिखे हैं, ये 1915 में लिखे। कब लिखे हैं? 1915 में। पहली कहानी लिखे हैं सुखमय जीवन 1911 में, ध्यान रखेंगे, सुखमय जीवन 1911 में। दूसरी कहानी युद्ध स्टार्ट हुआ था उसी समय, बुद्धू का कांटा लिखे 1914 में, और ये युद्ध चल रहा था 1915 में लिखे। अंतिम 3 कहानी ही बस लिखे हैं, ये 3 अंतिम कहानी ही हम लोग पढ़ रहे हैं, उसने कहा था 1915 में। चलिए ध्यान से सुनेंगे। ये तो हो गई भाई इनकी शिक्षा दीक्षा और मृत्यु तक की बातें। अब थोड़ी सी बात हम वृत्ति के कर ले, सभी चीज हम समझाने का प्रयास करेंगे जितना हमसे बन पाएगा। 1904 की बातें हैं। अब भाई इन्हें देख लिए कि ये पढ़ाई शिक्षा दीक्षा हो गया। अब ये 1904 की वो बातें हैं कि ये उस समय में जब इतने बीए वगैरह ये सब कर लिए हैं, तो उस समय अपने जयपुर के एरिया में भाई ये जाने माने व्यक्ति है। तो जाने माने व्यक्ति, इनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब देखिए हो रहा है क्या कि 1904 ईस्वी की बातें हैं कि जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा, खेतड़ी एक जगह है, ध्यान से सुनेंगे, इसका नाम आप जानते होंगे। खेतड़ी वो राजस्थान का वो जगह है, इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। हड़प्पा की सभ्यता जब से आ रही है, 6th क्लास में आपको पढ़ना था, और 12th क्लास के विद्यार्थी हैं तो बरहमा में भी पढ़े होंगे, अगर आर्ट्स वाले कैंडिडेट होंगे, वो साइंस के कैंडिडेट तो नहीं पढ़े होंगे। तो हड़प्पा की जो सभ्यता है उस समय में भी खेतड़ी से तांबे का निकासी होता था, तांबे से निकाल करके लोग तांबे रांगे मिला करके और कांसे बनाते थे। तो खेतड़ी में तांबा बहुत पहले से आता है, खेतड़ी राजस्थान में है, यहाँ तांबे का उत्खनन क्षेत्र भी है, ये याद रखेंगे। और इसी खेतड़ी के एक राजा है, इसका नाम है भाई नाबालिग राजा है, राजा को कहते हैं नाबालिग राजा, जिसका नाम है जयसिंह। और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान अभिभावक रहे हैं। अगर ऐसे ही केवल हम आपको पढ़ा के छोड़ दे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि एकदम पूरा परफेक्ट ढंग से आपका माइंडसेट हो जाए, इसीलिए थोड़ी सी बात समझेंगे। क्योंकि देखिए थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री पढ़ा लेते हैं सर, इसीलिए हम आपको बढ़िया तरीके से समझा सकते हैं कि ये सामंत क्या है, नहीं तो कई लोग तो इसको निकल ही देते हैं। देखिए होता था क्या कि जैसे मान लेते इतने बड़े किसी राजा का, जिससे जयपुर राज थोड़ा सा बड़ा राज था, इसमें और भी छोटे छोटे राज आते थे, जिसमें खास करके आपका खेतड़ी है, अजमेर है, ये सारा जो इलाका है वो जयपुर राज दरबार के अंतर्गत ही आता है। अब मान लेते हैं किसी राजा का इतना बड़ा क्षेत्र हो जाता है तो सब जगह पे कंट्रोल नहीं करता है, तो राजा क्या करता है कि भाई इधर के क्षेत्रों को किसी खास आदमी को सौंप दिया। मान लो ये ए कोई आदमी है, इसको सौंप दिए, ए कोई, ये मान लेते हैं ये है, ये कोई बी कोई आदमी है, इसको सौंप दिए। राजा मेन शहर में रह रहा है, सेंटर में, यहां हुकूमत कर रहा है। और इसको क्या किया कि एक कोई आदमी है, मोहन हो सकता है, सोहन, कोई भी आदमी हो सकता है, इसको कहा कि तुम हमारा इतना एरिया ले लो, यहां से सब गांव से तुम लगान वगैरह वसूलना, और तुम यहां के एक राजा ही जैसे हो तुम, समझ बात ना। और यहां से तुम सालाना जितने भी कर तहसील करके आएगा, इनके लोगों के लिए योजना वगैरह बनाते रहना, सिंचाई के लिए नहर उहर सब निकाल करके, और जो अतिरिक्त अनाज बचता है तो वो हमको हर साल दरबार में भेजते रहना। तो पूरा राजा, ये मेन राजा जो है, इसका पूरा इलाका है, और इधर के जो क्षेत्र है वो किसी और को दे दिया, इधर के जो क्षेत्र है वो किसी और के, और ये मेन राजा हो गया। तो ये जो है, ये है, बी है, सी है, डी है, ये सब कोई जो राजा है, ये मेन राजा के ये सामंत कहलाएंगे। याद रखेंगे, सामंत माने एक मेन राजा के अंतर्गत ये आएंगे। तो ये भी एक राजा की तरह ही रहेंगे, ये भी एक राजा की तरह ही रहेंगे। इसका भी भाई छोटा मोटा किला होगा, इनके यहाँ भी छोटे मोटे दरबार में कोई संगीत का काम करने वाले होंगे, कोई नृत्य का काम करने वाले होंगे, कोई ज्योतिष वगैरह होंगे, कोई महामंत्री टाइप के होंगे। लेकिन इन सबके ऊपर ये सेंटर है, ये केंद्र है, और ये एक राज्य की तरह है। ये किसके तरह है? आप राज्य की तरह समझ सकते हैं, और ये आपका केंद्र सरकार की तरह है। तो ये सब क्या है? तो ये सब सामंत है। तो इस सब राजा के पुत्र
पुत्र जो है वो उस कॉलेज में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो बिल्कुल पढ़ेगा। तब यही बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं सर, जो कि आपको लगभग चीजों बहुत कम यूट्यूब चैनल पे आपको समझने के लिए सब मिलेगा। ऑफलाइन में ही हम लोग बड़ा निचोड़ के इसको पढ़ाते हैं। 1904 में उस समय की बात है कि जयपुर दरबार की ओर से, माने मेन जो जयपुर है आप समझ सकते हैं, जहां पे इनका पिताश्री भी रह रहे हैं, वहां से इनको खेतड़ी के एक नाबालिग राजा है, इनका नाम क्या है तो जयसिंह है, और जयसिंह के मेयो कॉलेज में शायद उनका एडमिशन होगा। तो मेयो कॉलेज कहां पड़ता है इसको थोड़ा सा बता दे, एक नंबर ऑब्जेक्टिव आपको आएगा कि मेयो कॉलेज कहां है तो अजमेर में, राजस्थान के कहां पड़ता है अजमेर में। जब आप कंपटीशन में चले जाएंगे तब जीके जीएस में भी ये चीजें आते रहते हैं कि मेयो कॉलेज जो है वो कहां है, मेयो कॉलेज, बनारस यूनिवर्सिटी, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। और दो कॉलेज का जिक्र तो आपको यही है तो हम आपको कराते चलेंगे। तो मेयो कहां है तो आपको याद रखेंगे अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में। चलिए याद रखेंगे राजस्थान के अजमेर में। हो सके तो आप कमेंट में लिखिए ताकि और आपको लिखते लिखते याद हो जाएगा। राजस्थान के अजमेर में है सर कौन सा कॉलेज तो मेयो कॉलेज। और यहीं पे जितने भी यहां से एक तो बात खास करके आ गया कि जो जयसिंह है इनका एडमिशन हो गया मेयो में। तो इनके अध्ययन के दौरान जयसिंह जब पढ़ रहे थे तो उनके अध्ययन के दौरान ये जो आपका पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी है वो अभिभावक के रोल प्ले किए। अभिभावक का मतलब गार्जियन, पेरेंट्स। अब ये ध्यान से सुनेंगे भाई, बेटा किसी और का है और गार्जियन कॉलेज में कोई और, ये कैसे हो सकते हैं? और ये जयसिंह के ही बात नहीं चल रहा है, फिर जयपुर राज्य के सामंत, मतलब ये जयपुर राज्य के जो सामंत हैं, माने इसके एरिया के अंतर्गत बड़े बड़े भूभाग में जो और भी जो राजा की तरह उनसे नीचे है, जयपुर दरबार से नीचे है, तो उनके जो पुत्र होंगे, जैसा कि हम आपको सामंती व्यवस्था समझाएं, तो उनके पुत्र भी मेयो कॉलेज में जब अध्ययन करते थे तो अभिभावक के रोल कौन प्ले करते थे तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब कहोगे कि सर बेटा किसी और का और ये अभिभावक ये कैसे भाता है? आप मान लेते हैं आपका पुत्र हो और आप किसी एडमिशन करा दिए किसी कॉलेज में और गार्जियन दूसरा के बनाइएगा, अच्छा लगेगा आपको? नहीं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा तब पॉसिबल होता है कि जब आपको मान लेते हैं लिखना पढ़ना नहीं आता है और आपके इलाका में कोई बहुत ही पढ़ल लिखल होनहार बच्चा है। जैसे बड़े बड़े कॉलेज में देखते होंगे, पटना उटना भी शहर में ऐसा होता है कि बड़े बड़े स्कूल है ऐसा कि जिसमें गार्जियन अगर पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो उनमें उन बच्चों का दाखिला नहीं होता है। टीचर जो भी चीजें समझाता है, जो टास्क देता है, ये कोई भी चीज हो तो वहां पे पढ़े लिखे पेरेंट्स को ही मीटिंग में बुलाया जाता है। तो जेकर बाल बच्चा जो है से कि पढ़ रहा है और पिताजी अनपढ़ है तो वो अपन रिश्तेदार में कोई पढ़ल लिखल आदमी के पकड़ करके और उनकरे मीटिंग में भेजते हैं। तो यहाँ पे अभी जयपुर वाले क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जितने भी राज दरबार के जो पुत्र यहाँ मेयो कॉलेज में जाते तो उनके अध्ययन के दौरान अभिभावक कौन रहते तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर समझ में आया है तो एक लाइक जरूर करिए। हम इतना मेहनत करते हैं और मात्र आप लोग देते कितना है तो 5 से 6 लाइक। बताइए जितने घंटे हम वर्क करते हैं मुश्किल से उतने घंटे के हिसाब से भी लाइक आप नहीं देते हो तो क्या फायदा है? और लाइक से थोड़ी ना हमारे खाता में पैसा आ रहा है, ये झोली भर जा रहा है। तो ये सब एक माने भाव है जो आपको हमसे कनेक्ट करता है, हमको आपसे कनेक्ट करता है। तो प्लीज भाव में कमी नहीं करें, क्योंकि हम आपको एकदम मजे से पढ़ाने वाले हैं और कोशिश करते हैं कि आप और प्यार बरसाएं, हम और आपके मजे के साथ आपके साथ कनेक्ट रहें। चलिए अब बात आती है 1916 ईस्वी। ये वो दौर है कि थोड़ा सा अब ये बीच में 3 जो कहानियां हम लोग देखेंगे अलग से, ये 3 कहानियां, एक 1911, एक 1914 बुद्धू का काटा और एक 1915 जो कि आपका उसने कहा था। ये तीनों के तीनों कहानी लिख भी दिए और ये ध्यान सुनेंगे। उसके अगले वर्ष की बात है कि 1916 में ही ये मेयो जो कॉलेज के बारे में हम बता रहे थे अजमेर में है, इसी कॉलेज में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी हो गए। और इस टाइम में ये वो दौर चल रहा है कि भारत में एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हुई है एक जगह पे। ये खास करके बहुत प्रसिद्ध है, जब खास करके आप गांधी पढ़िएगा तब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भाई महात्मा गांधी जी का भी आगमन हो गया है भारत में और महात्मा गांधी जी जो है एक आश्रम भी बना लिए हैं, साबरमती आश्रम, आप जानते ही होंगे। और
इसी टाइम में 1916 ईस्वी में इलाहाबाद का जो एरिया है, बनारस आप समझिए, इलाहाबाद नहीं, उत्तर प्रदेश के बनारस में एक आपका BHU जिसको कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यानी शॉर्ट में लिखते हैं BHU इसको बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1916 में हो गया है, ठीक है, बनारस में है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान सुनेंगे, ये 1916 में मेयो कॉलेज कहाँ पड़ता है, अजमेर में, यहाँ पे ये संस्कृत विभाग के अध्यक्ष है। उसके बाद 1920 की बातें आती है कि 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर ये बनारस आए। ध्यान से सुनेंगे, एक बार ये कहाँ आ रहे हैं, तो राजस्थान के एरिया से ये आ गए हैं बनारस। और किनके कहने पर, तो भाई ये भी पंडित और ये भी पंडित, दोनों तो पंडिते हैं। और पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि आपको याद करने में ज्यादा जोड़ ना हो। देखिए, पंडित मदन मौलवीय के बारे में बात कर लेंगे, यानी मदन मोहन मालवीय। तो ये वो आदमी है कि जो बनारस में BHU की स्थापना हो रहा है, उसके एक तरह से फाउंडर टाइप के भी आप समझ जाएंगे, इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो आपको बताते हैं कि आप लोग पढ़े थे कि भाई तुर्की में खलीफा के पद को लेकर करके भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ था, जिसमें दो बंधु के बारे में आप लोग देखे थे, दो भाई थे, लेकिन उसमें याद रखेंगे दो खास करके ऐसे आदमी का नाम याद रखेंगे, एक है मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा है आपका मदन मोहन मालवीय। ये दोनों आदमी वहां पे भी हिट है। ये कैसे हैं भाई, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो क्या कह रहे हैं, जैसे इस समय में खिलाफत आंदोलन का जो सहयोग है वो महात्मा गांधी भी देने के लिए आगे आए थे। वो इस वजह से आए थे कि अगर हम आज मुसलमानों के साथ खड़ा होते हैं तो कल के डेट में हिंदुओं के साथ भी मुस्लिम लोग काफी संख्या में खड़ा होगा, इकट्ठा होगा, और बिना हिंदू मुस्लिम को एक किए हुए हम अंग्रेजों से बाल बाका नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो तमाम मुस्लिम समर्थकों का सपोर्ट लेने के लिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में वो आगे आए और वो हिंदुओं से भी अपील किए, आग्रह किए कि आप लोग भी इसमें आए। लेकिन यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना ये क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम के मैटर है, हिंदू को इसमें नहीं आना चाहिए। ये ध्यान से सुनेंगे, ये बोल रहे कौन, मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके आगे का 12वां वाला बच्चा जानेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो खूब मजा आ जाएगा इनको लेकर के। चलिए ये याद रखेंगे, जबकि मदन मोहन मालवीय जो पंडित है ये सीधे कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का मामला है तो हम हिंदू उसमें क्यों शामिल होंगे। ये याद रखेंगे, मने ये जाने के पक्ष में नहीं है, भारतीय खिलाफत आंदोलन में जाए और सपोर्ट करे मुसलमानों का, भाई इसके फेवर में नहीं है। कौन, मदन मोहन मालवीय। और ये वही पंडित मदन मोहन मालवीय हैं कि जिनके कहने पर 1920 ईस्वी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ आए हैं, तो बनारस में। अब जब यहाँ आए हैं तो इनके आग्रह पर BHU के प्रचार विभाग के इनको प्राचार्य बना दिया गया। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। 1922 में मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर रहे थे। ये एक धार्मिक से संबंधित चीज है, इस पर ज्यादा हम नहीं बात करना चाहेंगे, जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें इस पर चर्चा कर देंगे। ठीक है, ये 1922 ये वही समय इनका रहा कि मात्र अब तक 39 वर्षों का समय इनका रहा। ये इसी वर्ष जो है आप सब जानते हैं कि इनका निधन हो जाएगा 12 सितंबर 1922 का। तो इस समय अंतिम में बात कर ले तो मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के ये क्या रहे थे, प्रोफेसर 1922 में, और इनका निधन भी हो जाएगा 1922 में। इसके अलावा अगर हम बात कर ले भाषा की, तो कौन कौन से भाषा जानते थे, तो हिंदी अंग्रेजी तो जानते थे, सब लोग जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं। संस्कृत का तो शिक्षा दीक्षा इनको बचपने में हुआ था, लेकिन इसके अलावे में भी कई भाषाओं का ये जानकार थे भाई, ज्ञाता थे, जिसमें प्राकृत आते हैं, बांग्ला आते हैं, मराठी आते हैं। अब बताओ, बांग्ला तो आएगा ही, कोलकाता में बहुत दिन तक रहे हैं। इसके अलावा मराठी आते हैं, जर्मन भी इनको आता था और फ्रेंच आते थे। तो इतने सारे भाषाओं का ये ज्ञाता थे। इसके अलावा काफी सारे चीजों में रुचि रहा है इनका, धर्म में, ज्योतिष में, इतिहास में, पुरातत्व, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह ये सब होते हैं, खोज जो होता है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जगह पे जाते हैं, खोद करके इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, इसमें भी इनका रुचि है। भाषा ज्ञान, दर्शन, शिक्षा शास्त्र, चित्रकला, संगीत, साहित्य एवं विज्ञान में विशेष रुचि इन्होंने जताई है। तो इतने मोटा मोटी आप लेखक परिचय में ध्यान रखेंगे। 3 आपका कहानियां हैं, खैर वो कहानी जब हम आपको बताएंगे तो सारी बातें पढ़ाएंगे कि उसमें से एक खास कहानी उसने कहा था, जिसको मील के पत्थर से लेकर के तमाम तरह के फैक्ट्स आपको शुरू में आएंगे, वो आपको बता करके ही पाठ का सारांश पढ़ाएंगे।
तो आपको लेखक परिचय में किस तरह का आपको कहानी भाई लगा कि सही में हमको कुछ समझने में आया या कुछ अच्छा लगा या बाकी चैनलों से, तो प्लीज हमें एक कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो।